वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए फिर से दिल्ली पुलिस के का एक पेपर जो है वो यहाँ पर अपन आज सोल्व करने वाले हैं। 50 क्वेश्चनों की हमारी ये सीरीज होगी और इसमें अति महत्वपूर्ण सवाल वेरी इजी टाइप के जो कि आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। कहता है कि ओवरटेक किस साइड से करना चाहिए। वेरी इजी सा क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि ओवरटेक जो है हमेशा आपको दाहिनी ओर से करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रात के समय लाइट की जो बीम है वो होनी चाहिए, हाई लो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहले साथियों, हाई और लो दोनों ही जो है वो होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही आंसर रहेगा। अगर आप हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आप हाई बीम जो है वो रख सकते हैं जब तक सामने से कोई दूसरी गाड़ी ना आए। ठीक है। लो बीम आपको कहाँ रखनी है, जैसे कि आप किसी सिटी के अंदर से गुजर रहे हैं और वहाँ पर स्ट्रीट लाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से जल रही हैं और वहाँ पर स्ट्रीट लाइट जो है वो अवेलेबल हैं, तो आपको लो बीम के अंदर किसी भी शहर से गुजरते समय लाइट जो है आपकी रखनी होती हैं। ओके साथियों, उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3। हैंड ब्रेक का प्रयोग कब करोगे। वाहन पार्किंग करने के लिए, गति कम करने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हैंड ब्रेक जो है प्यारे साथियों वो स्पेशली तौर पर हम वाहन को पार्क करने के लिए करते हैं। गति कम करने के लिए जो है उसके लिए ब्रेक जो है इस्तेमाल किया जाता है और ब्रेक तो है ही ब्रेक लगाने के लिए। तो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा वाहन को पार्क करने के लिए। ड्राइविंग के दौरान एकाग्रता भंग हो सकती है। एसी ऑन, मोबाइल का प्रयोग, रियर व्यू में देखना या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, देखो एसी ऑन है, जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठे तो जाहिर सी बात है बिना एसी के आप गाड़ी में नहीं बैठ पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो है जो BS6 मॉडल गाड़ियाँ आई हैं उसके अंदर जैसे ही आप गाड़ी में बैठोगे, जैसे ही आपका इग्निशन ऑन होगा, गाड़ी ऑन होगी तो ऑटोमेटेडली जो है वो एसी चल पड़ती है। ठीक है। और अगर सर्दियों का समय है तो फिर वो हीटर वगैरह जो है गाड़ी के अंदर वो चलने लग जाता है। ठीक है। रियर व्यू जो होता है ना, रियर व्यू तो ये होता ही है पीछे का व्यू देखने के लिए, तो बस इसको एडजस्ट करना होता है जो कि आपको चलने से पहले करना पड़ता है। ठीक है, ताकि आपको गाड़ी का पीछे का जो व्यू है वो देखने के लिए आप रियर व्यू जो है इसका काम में लेंगे। अच्छा, रियर व्यू में कुछ लोग क्या करते हैं, रियर व्यू में अगर आपके पीछे की सीट पर कोई अच्छी सी सुंदरी बैठी हुई है तो उसकी तरफ जो है ये रियर व्यू आपको नहीं करना है, वरना ये ध्यान भंग करने का काम कर सकता है, यानी कि आपकी एकाग्रता जो है ना उसको नष्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन फिलहाल अगर अपने सवाल की बात करें तो मोबाइल का जो प्रयोग है ना ये आपका ध्यान जो है वो भंग कर सकता है, आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस धारा यानी खतरनाक ड्राइविंग करने पर किस धारा के तहत जुर्माना लगता है। अगर आप खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करते हैं तो धारा 184, धारा 185, धारा 186 या फिर धारा 181। तो खतरनाक तरीके से अगर आप ड्राइविंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग में करते हैं तो धारा 184 के तहत जो है वो आप पर कार्यवाही की जाएगी। ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है, ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो कितनी होती है। अनियंत्रित गति, मालवाहक, मोड़ या फिर आगे के वाहन से दूरी। भाई आगे आपकी गाड़ी चल रही है फिर पीछे आप चल रहे हैं उसके, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको ब्रेकिंग डिस्टेंस बोला जाता है ना। तो आगे के वाहन से जो दूरी है ना वो आपके पर्याप्त होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 5 मीटर की दूरी आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार दो वाहनों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर अपन समय के अकॉर्डिंग बात करें ना तो समय के अकॉर्डिंग 2 सेकंड जो है वो आप बीच में दूरी जो वो होनी चाहिए, यानी कि 2 सेकंड में आपका जो पेडल है वो दब जाना चाहिए ब्रेकिंग के लिए। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि DL कहाँ अप्लाई करें। वाहन ऐप्स पे, सारथी ऐप या फिर DL ऐप, उपरोक्त सभी कहाँ पर करेंगे। तो ये तो आपको पता है कि सारथी ऐप जो है ये DL यानी कि DL बनवाने के लिए सरकार के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक ऐप है। इसके माध्यम से आप अपना DL जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि ये एक पर्टिकुलर राज्य के लिए है। जी नहीं, ये पर्टिकुलर एक राज्य के लिए नहीं है। आप किसी भी स्टेट से हों, जब भी आप सारथी ऐप को ओपन करेंगे DL अप्लाई करने के लिए तो वो सबसे पहले आपसे आपका स्टेट मांगेगा, है ना, कि आप किस स्टेट में जो है अपना DL बनवाना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ पर ऑप्शन
चेक करके अपने स्टेट का डाल करके और फिर आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे साथियों, लाइसेंस आपने देखा होगा जनरली मोस्टली लाइसेंस जो वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है जो सही आंसर होगा। ठीक है जी। हाँ, ये जो लाइसेंस होते हैं इनके सब पार्ट्स होते हैं, तो आपको उन पे अभी ध्यान नहीं देना है। लाल लाइट जंप करना किस धारा में अपराध है? अगर आप रेड लाइट को जंप कर जाते हैं तो ये किस धारा के तहत अपराध माना जाएगा? धारा 112, धारा 183, धारा 184 या फिर धारा 185 किसके तहत माना जाएगा? तो धारा 184 के तहत जो है ये धारा को जंप करना है ना, यानी कि एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप जो है वो गलत राइडिंग जो है कर रहे हैं, गलत तरीके से गाड़ी जो है वो चला रहे हैं। जैसे कि ऊपर अपना एक सवाल आया था उसमें जो जिक्र हुआ था सेम वही है यहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना किस धारा में 10,000 रुपये का चालान है? ठीक है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से कितने रुपये का जुर्माना होता है? तो 10,000 रुपये का जुर्माना होता है। अच्छा, किस धारा में होता है? तो फिर वो धारा आपको बतानी है। धारा 112, धारा 113, धारा 184 या फिर धारा 185। तो शराब पीकर गाड़ी चलाना धारा 185 जो है इसमें यहाँ पर जिक्र किया गया है 10,000 रुपये के चालान का। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना कि पैसेंजर वाहन में ओवरलोडिंग पर जुर्माना कितना होता है? पैसेंजर वाहन के लिए जैसे कि बस वगैरह है या फिर कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो पर्सनली तौर पर वाहन मतलब पैसेंजर को ले जाने का काम करती हैं, तो अगर उनमें ओवरलोडिंग हो जाए, कैपेसिटी से ज़्यादा की अगर सवारियाँ उसमें आ जाती हैं तो फिर कितना रुपये जुर्माना आपको देना पड़ता है? 200 रुपये प्रति अतिरिक्त व्यक्ति, 1,000 रुपये, 500 रुपये या फिर 10,000 रुपये प्रति अतिरिक्त व्यक्ति, कितना जुर्माना आपको देना होगा? तो प्यारे साथियों, इसमें 200 रुपये प्रति अतिरिक्त व्यक्ति जो है आपको देना होगा। कहने का मतलब अगर आपने अपनी गाड़ी के अंदर ओवरलोडिंग में 10 सवारियाँ एडवांस डाल ली, ठीक है, कैपेसिटी से 10 सवारियाँ अगर ज़्यादा डाल ली तो फिर आपको 2,000 रुपये जो है यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना कि मोटरसाइकिल पर लोडिंग पर कितने रुपए जुर्माना जो है वो होता है? यहाँ पर और नहीं, ओवरलोडिंग है। ठीक है, कितने रुपए यहाँ पर मोटरसाइकिल पर अगर आप ओवरलोडिंग यानी कि 2 की बजाय अगर आप 3 सवारी या फिर 4 सवारी बाइक पे बैठ करके जाते हैं, जनरली इस कॉलेज लाइफ जो होती है ना बच्चों की, है ना, उसमें ऐसा बच्चे कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में जुर्माना जो है वो 1,000 रुपये का वसूला जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका सही जवाब होगा। इसलिए आपको कभी भी बाइक के ऊपर 4 सवारी जो है वो नहीं, 3 सवारी नहीं, सिर्फ 2 सवारी, वो भी हेलमेट के साथ, दोनों के पास हेलमेट हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निम्न में से किस धारा में मोटरसाइकिल पर ओवरलोडिंग के लिए 1,000 रुपये जुर्माना बताया गया है? हमने पहले सवाल में बात करी कि ओवरलोडिंग के लिए कौन सी धारा जो है, सॉरी, इससे पहले वाले सवाल में हमने जिक्र किया था कि मोटरसाइकिल पर अगर आप ओवरलोडिंग करते हैं तो कितने रुपए का जुर्माना लगता है। यहाँ पर हमने इस सवाल में इस चीज़ का जिक्र किया है कि ओवरलोडिंग जब आप करते हैं ना तो उसमें कौन सी धारा जो है वो लगती है, ताकि आपको 1,000 रुपये जो वो पे करना पड़े, फाइन जो वो देना पड़े। तो धारा 194C जो है ना, इसके तहत आप पर को जो है 1,000 रुपये का जुर्माना वहाँ पर देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फास्ट टैग की पेमेंट प्रोसेसिंग कौन करता है? UPI, RFID या फिर NPCI या फिर टोल प्लाजा। तो फास्ट टैग की पेमेंट प्रोसेसिंग कौन करता है? आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो आपको पता होगा कौन करता है। मुझे पता है इसका अधिकांश आंसर जो है वो टोल प्लाजा ही आएगा, पर ये गलत जवाब है। टोल प्लाजा पर अब जब आप जाते हैं तो नेशनल यानी कि NPCL जो है ना, NPCL ये क्या करती है, अब इस प्रोसेसिंग को कंप्लीट करती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लर्नर के कितने समय बाद DL का आवेदन कर सकते हैं? अब जब आप लर्नर लाइसेंस बनवाते हैं तो उसके कितने समय बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो 1 महीने बाद जो है वो आपको अप्लाई करना होता है। अगर आपने इन चीज़ों का भी देखा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वाहन बीमा किस मोटर वाहन अधिनियम में अनिवार्य किया गया है? थर्ड पार्टी बीमा जो है वो आपको आपका वाहन का करवाना चाहिए। साथ में आपके पास पोल्यूशन जो है वो होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पोल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो आपका थर्ड पार्टी बीमा कोई भी काम नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये जो बीमा जो करवाया गया है गाड़ी के लिए, ये किस अधिनियम में अनिवार्य किया गया है?
1914, 1988, 1939 या फिर मोटर व्हीकल एक्ट 2019, किस में इस चीज़ को अनिवार्य बताया गया है? तो 1939 जो है इसमें इस चीज़ को अनिवार्य कर दिया गया था जी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कुछ बच्चे जो है 1988 करेंगे, तो 1988 में ये ऑलरेडी अप्लाइड था, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो 1939 जो है वो होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना कि वाहन का बीमा नहीं करवाने पर कौन सी धारा के में अपराध के तहत 2000 रुपये जुर्माना देना होगा? ये लो जी। आज हमारे क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन सीरीज के जो भी आंसर है ना, क्वेश्चन जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हुए बनाए गए हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आते हैं कन्फ्यूजन को लेकर के, तो उन्हीं को दूर करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। प्यारे साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो धारा 196 जो है इसके तहत 2000 रुपये का जुर्माना वाहन का बीमा नहीं होने पर किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कितनी अनुसूची हैं? यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बात हो रही है, तो इसमें कितनी अनुसूचियाँ जो हैं वो बताई गई हैं? तो इसमें 2 अनुसूचियाँ जो हैं वो बताई गई हैं। ठीक है जी। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार कितनी अनुसूची हैं? अब अपन बात कर रहे हैं 2019 के अनुसार, इसमें कितनी अनुसूची जो है वो हो गई हैं? तो इसमें 1 अनुसूची जो है वो बची है, 1 अनुसूची को हटा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है दोनों क्वेश्चन जो को बड़े ही ध्यान से। 1988 में 2 अनुसूचियाँ हैं, जबकि 2019 के अनुसार जो है वो 1 सूची जो है अनुसूची जो है वो बची है। मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन 2019 कब से लागू हुआ? यहाँ पर लागू हुए की बात हुई है। ठीक है, देखो 1 जुलाई 2019 को जो है वो पारित होता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी के साइन होते हैं, और उसके बाद 1 सितंबर 2019 से इसको अपना लिया जाता है। 1 सितंबर 2019 के बाद से सारे जितने भी फाइन वगैरह जो बढ़े हुए हैं या फिर जो भी इस एक्ट में जो संशोधन किया गया है 1988 में, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में पहली अनुसूची किस बारे में है? तो प्यारे साथियों, पहली अनुसूची जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया कि 1988 में 2 अनुसूचियों का जिक्र हुआ था। ठीक है, और 2019 जो आया था उसमें 1 अनुसूची थी, सिर्फ 1 अनुसूची थी। तो 1988 की जो पहली अनुसूची है उसमें किस बारे में कहा गया है? मुआवजे के बारे में, ट्रैफिक साइन, डीएल या फिर दुर्घटना। तो ट्रैफिक साइन जो है ना, इनके बारे में पहली अनुसूची जो है वो यहाँ पर आपको बताती है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करें कि 1988 के अंदर दूसरी अनुसूची जो है वो किस बारे में है? सेम ऑप्शन है, मुआवजा, ट्रैफिक साइन और डीएल या फिर दुर्घटना। तो इसका सही आंसर होगा मुआवजा। अनुसूची 2 जो है ना, ये मुआवजे से संबंधित थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को और आपका जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। कहता है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार सूची 2 को हटा दिया गया है, यह किससे संबंधित है? जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कि अनुसूची नंबर 2 जो है वो मुआवजे से संबंधित है, तो इसको हटा दिया गया है। ट्रैफिक साइन वाली ये अनुसूची फर्स्ट है और ये सेकेंड अनुसूची थी। ठीक है, तो इसको हटा दिया गया अनुसूची सेकंड को। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत 2 अनुसूचियाँ थी। 2 अनुसूची में पहली अनुसूची ट्रैफिक साइन से संबंधित थी, दूसरी मुआवजे से संबंधित थी। लेकिन जैसे ही मोटर वाहन अधिनियम 2019 आया तो उसमें मुआवजा अनुसूची 2 जो है उसको हटा दिया गया है और वर्तमान में 1 अनुसूची मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार बची है। ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को, वेरी वेरी ईजी है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कब पारित हुआ? यहाँ पर बात हुई है पारित कब हुआ, लागू नहीं हुआ, सिर्फ पारित हुआ। तो कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब रहेगा, 14 अक्टूबर 1988 को पारित हुआ था। लागू कब हुआ था 1988? इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब करेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक ड्राइवर से एक दिन में कितने घंटे काम ले सकते हैं? इट इज़ वेरी इजी, 8 घंटे तक काम में ले सकते हैं। धारा 1 में क्या कहा गया है? जो कि धारा हमारी 1 है मोटर व्हीकल एक्ट 1929 के अकॉर्डिंग, तो उसमें धारा 1 क्या कहती है? मोटर वाहन एक्ट का परिचय उसमें दिया जाता है, पंजीकरण के बारे में बताया गया है, मुआवजे के बारे में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धारा 1 जो है ये मोटर वाहन एक्ट का परिचय जो है वो यहाँ पर करवाती है, ऐसा इसमें कहा गया है।
धारा 2 में क्या कहा गया है? धारा 2 में क्या कहा गया है? संपूर्ण परिभाषा, मुआवजे के बारे में, मोटर वाहन एक्ट के परिचय के बारे में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मोटर वाहन एक्ट परिचय के बारे में ये तो फर्स्ट कहती है, धारा फर्स्ट कहती है। मुआवजे के बारे में, मुआवजा तो हटा ही दिया गया है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसमें क्या आएगा? संपूर्ण परिभाषा, है ना। संपूर्ण परिभाषा जो है वो धारा 2 में कही गई है। जितनी भी मोटर व्हीकल एक्ट में जो भी परिभाषाएं आपको बताई गई हैं वो धारा 2 के अंतर्गत ही बताई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है अपना कि ई रिक्शा की बैटरी होती है, जो आपका ई रिक्शा होता है ना, उसमें कितने वाट की बैटरी लगी होती है? प्यारे साथियों, इसी सवाल को एग्जामिनर जो है वो आपसे कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ही बात है इन्हीं क्वेश्चन को लिखने का। यहाँ पे 2 किलो वाट है, इसका मतलब 2000 वाट ही है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 4000 वाट। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से पंजीकरण किस अध्याय से संबंधित है? अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 या फिर अध्याय 5, किस अध्याय से संबंधित है? तो पंजीकरण जो है, वाहन का रजिस्ट्रेशन जो है वो अध्याय 4 से संबंधित है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कंडक्टर लाइसेंस के बारे में किस अध्याय में कहा गया है? कंडक्टर का जो लाइसेंस बनाया जाता है उसमें अध्याय 2 जो है ना उसके बारे में बताया गया है। हालांकि लाइसेंस से संबंधित जो अपने अध्याय हैं वो अध्याय 2 और 3 में आते हैं। ठीक है, 2 में जो आपका डीएल बनता है उसके बारे में बात हुई है और 3 के अंदर कंडक्टर लाइसेंस के बारे में बात हुई है। दोनों का कन्फ्यूजन दूर करेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, किस अध्याय में कहा गया है? देखिए, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था 31, उसी का अपोजिट क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है, अध्याय 2 में ऐसा कहा गया है। शैक्षणिक संस्थानों के वाहन का रंग कैसा होता है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किराए का निर्धारण कौन करता है? आरटीओ, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसटीए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, किराए का निर्धारण जो एसटीए करता है, एसटीए की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, वाहनों को परमिट देने का अधिकार किसके पास है? तो ये वाहनों को परमिट देने का अधिकार आरटीओ के पास होता है। आरटीओ की फुल फॉर्म जो है इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओमनी बस में कितनी सवारियां आ सकती हैं? ओमनी गाड़ी जो होती है उसमें कितनी सवारियां आ सकती हैं? ओमनी गाड़ी आपने देखी होगी, है ना, एक वैन टाइप से आती है ऐसे ना, ये थोड़ी सही नहीं बनी पर ऐसी आती है ओमनी, है ना। तो इसमें कितनी सवारियां आ सकती हैं? 6 से ऊपर सवारियां आ सकती हैं। 6 से ऊपर या फिर 12 से कम अगर इसको बोला जाता है तो ये भी सही होगा। इसमें 2 प्रकार के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, 12 से कम। क्वेश्चन नंबर 37 है आज की सीक्वेंस का कि मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उस गाड़ी के मालिक पर कितने रुपये जुर्माना वसूला जाएगा? 25,000, 30,000, 40,000 या फिर 45,000 रुपये। इसी क्वेश्चन को आपसे इस तरीके से भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसके माता पिता पर कितने रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा? ठीक है, तो ये है आपका 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपको देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है अपना कि दोपहिया वाहनों पर हेलमेट ना लगाने पर कितने रुपए जुर्माना वसूला जाएगा? 500, 700, 800 या फिर 1,000 रुपये। तो सिंपल सा है, 1,000 रुपये इसका आंसर होगा, है ना। तो वाहन जो है, दोपहिया वाहन, इस पर हेलमेट जो है वो ज़रूर लगा के चलें। अगर आपको दिक्कत होती है हेलमेट लगा के चलने की तो ऐसी फीलिंग ले लिया करो कि जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं ना, क्योंकि पैक हो जाता है सिर अपना, तो फिर एक तरीके से आप गाड़ी की फीलिंग लेके फिर अपना हेलमेट जो वो यूज कर सकते हैं। गाड़ी चलाते समय अगर आप मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको कितने रुपए का जुर्माना भरना होगा? 5,000 रुपये जो है इसका जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब होगा। प्यारे साथियों, 5,000 रुपये जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है, साइड में रोकनी है ना, और पार्किंग इंडिकेटर जो वो जलाने हैं, उसके बाद आपको फ़ोन पे बात करनी है ना। आपका अगर मैं 719 रुपये का जियो का रिचार्ज होता है ना, अगर आप इसको 3 महीने के हिसाब से देखेंगे तो शायद 2100 के आसपास जो है वो आपका
हाँ, रिचार्ज बनेगा। तो यानी कहीं न कहीं ये इसका डबल चालान जो है वो आप लोगों से पुलिस वाले लेंगे। तो बेहतर यही है कि आप एक तो 5,000 रुपये देने से बचेंगे, है ना? ये दूसरा नंबर का। पहला नंबर का पॉइंट क्या कि आप खुद को, अपनी जान जो है ना वो प्यारी होनी चाहिए, ठीक है? और हो सकता है कि आपका ध्यान भंग हो, जैसे ही ध्यान भंग हो गाड़ी कहीं टकरा जाए तो खुद को नुकसान होगा, गाड़ी को नुकसान होगा। हो सकता है कि कोई पशु आ जाए आग सामने से तो उसको नुकसान हो सकता है दूसरी गाड़ी आ जाए सामने से तो उससे भी नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि कोई इंसान अगर आपके सामने आ गया तो फिर तो आपकी खैर ही नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 40 है अपना कि डीएल रीटेस्ट कितने दिन बाद होता है? आप डीएल के लिए टेस्ट देने गए, ठीक है? जैसे आप टेस्ट दे के आते हैं तो अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपको 7 दिन बाद वापस बुलाया जाता है रीटेस्ट देने के लिए, ठीक है जी। अगर आप वापस 7 दिन बाद जाते हैं फिर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको 1 महीने बाद बुलाया जाता है, ठीक है? अगर आप फिर भी फेल हो जाते हैं तो फिर आपको 2 महीने बाद बुलाया जाता है कि आप अच्छे से तैयारी जो वो करके आएँ और हमें गाड़ी चला करके सिखाएँ, उसके बाद हम आपको डीएल देंगे, ठीक है? अच्छा, 2 महीने बाद अगर फिर से फेल हो जाता है, यानी कि आपको 3 चांस जो है ना वो मिलते हैं। अगर इन तीनों चांस में आप फेल हो जाते हैं किसी भी कंडीशन में, तो फिर आपकी जो उम्र है वो 25 साल जब होगी ना उसके बाद आपका डीएल बनेगा, ठीक है? और व्यक्ति की जॉब लगने की उम्र जो है वो 18 साल से स्टार्ट हो जाती है मोस्टली, है ना? वैसे तो 17.5 भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर 18 साल अगर अपन मान के चलें, है ना? तो सॉरी, आपका जो लाइसेंस जो है ना वो भी 18 साल से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, गाड़ी वगैरह सीखने के बाद ही आपको अपना डीएल के लिए अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि डीजल इंजन में हवा और ईंधन जो है वो आपस में कहाँ मिलते हैं? बात हो रही है डीजल इंजन की, ठीक है जी। डीजल इंजन की बात हो रही है तो डीजल इंजन में ऐसा कहाँ पर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो डीजल इंजन की अगर मैं बात करूँ तो कंजप्शन चैम्बर जो होता है ना उसके अंदर ईंधन और हवा आपस में मिलते हैं। कंजप्शन इंजन का काम क्या होता है? कंजप्शन चैम्बर का काम होता है कि वो चिंगारी उत्पन्न करता है, एक तरीके से ना आग पैदा करता है, और वहाँ से ईंधन और हवा मिलेंगे और इससे गाड़ी को जो है वो ऊर्जा मिलेगी, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, 42 में पेट्रोल इंजन के बारे में बात की गई है, वही सेम टू सेम सवाल है, सिर्फ पेट्रोल इंजन यहाँ पर ला दिया गया है। तो इसमें प्यारे साथियों कार्बोरेटर जो होता है ना उसमें ये काम होता है, ठीक है? यानी कार्बोरेटर में ऑलरेडी ईंधन और हवा जो है वो मिली हुई होती है पेट्रोल इंजन के अंदर, और गाड़ी फटाक से तैयार हो जाती है स्टार्ट होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है कि इंजन तथा गियर बॉक्स के बीच निम्नलिखित में से क्या लगा होता है? जो आपका इंजन होता है और गियर बॉक्स होता है उसमें प्रोपेलर, शाफ्ट, गियर बॉक्स, क्लच या फिर डिफरेंशियल गियर, कौन सा यहाँ पर लगा हुआ होता है? तो क्लच जो होता है ना प्यारे साथियों, क्लच वो यहाँ पर लगा हुआ होता है। जाहिर सी बात ना, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में अगर क्लच नहीं होगा तो फिर आपको पता ही है क्या होगा। अच्छा जी, टॉप गियर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि टॉप गियर किसे कहते हैं? सबसे कम चाल वाला गियर, मध्यम गति वाला गियर, अधिक चाल वाला गियर, असमान चाल वाला गियर, किसे कहेंगे? तो टॉप गियर अधिक चाल वाला गियर, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही आंसर होगा। टॉप गियर में गरारी होती है, ये और भी इजी क्वेश्चन आ गया। टॉप गियर में गरारी सबसे छोटी, सबसे बड़ी, मध्यम आकार की या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सी होती है? जब आप टॉप गियर गाड़ी में डालते हैं तो आपकी जो गिरारी होती है ना, आपकी नहीं मतलब आपकी गाड़ी की जो गिरारी होती है वो सबसे छोटी होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है? ये नहीं कि टॉप यानी कि बड़ा गियर है तो बड़े गियर में बड़ी गिरारी होगी, ऐसा नहीं है। सबसे छोटी गिरारी जो है वहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि इंजन में सिलेंडर लाइनर प्रयुक्त होता है। इंजन में सिलेंडर लाइनर प्रयुक्त होता है सिलेंडर को रिपेयर करने के लिए, सिलेंडर पर मार्किंग करने के लिए, सिलेंडर को मजबूती देने के लिए, सिलेंडर के घिसाव को कम करने के लिए। तो प्यारे साथियों, सिलेंडर आपने देखा होगा ना, उस पर एक लाइन सी लगी हुई होती है, उस लाइन का काम क्या है कि सिलेंडर के घिसाव को जो वो कम किया जाता है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पिस्टन पर 2 प्रकार के रिंग फिट होते हैं। जो हमारी पिस्टन होती है गाड़ी की उसमें 2 प्रकार के रिंग फिट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कार्ड रिंग और ऑयल रिंग, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग, ऑयल रिंग या फिर स्मॉल रिंग, कौन कौन सी जो इसके अंदर होती हैं? कंप्रेशन व पाम रेटेड रिंग। तो ये 2 रिंग जो होती है ना प्यारे साथियों, ये कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग जो होती है ये आपस में फिट होती हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा बाह्य दहन इंजन का प्रकार नहीं है? यानी कि यहाँ पर बाह्य लिख सकते हो आप या फिर बाहरी लिख सकते हो, जैसा भी, ठीक है? तो इसमें कौन सा प्रकार जो वो नहीं आता? स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो डीजल इंजन होता है प्यारे साथियों वो इसके अंतर्गत नहीं आता है।
क्वेश्चन नंबर 49, डीजल इंजन में अत्यधिक धुआं निकलना सामान्यतः होता है। डीजल इंजन होता है, कभी कभी आपकी गाड़ी जो है अत्यधिक धुआं देने लग जाती है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है? स्टार्टिंग के समय ऐसा होता है, त्वरण के समय, अल्सन के समय, या फिर अत्वरण के समय। तो एक्सेलरेशन जब भी दोगे ना, आप गाड़ी को स्टार्ट करते ही एक्सेलरेशन दोगे तो फिर वो गाड़ी जो वो धुआं देगी। ठीक है, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करोगे जैसे ही रेस पेडल पे पकड़ रखोगे तब। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्न में से कौन सड़क पर मिलने वाले झटकों को सहन करता है? कौन सहन करता है सड़कों पर मिलने वाले झटकों को? स्टीयरिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, या फिर सस्पेंशन सिस्टम। देखो, स्टीयरिंग सिस्टम का क्या काम होता है? गाड़ी को कंट्रोल करना, दाएं बाएं ना भागने देना। ट्रांसमिशन का काम होता है एकदम प्रॉपर तरीके से गाड़ी में जो है काम करते रहना ट्रांसमिशन का। ठीक है, ब्रेक का काम तो ब्रेक का हो गया, ब्रेक का काम क्या है? गाड़ी को कंट्रोल करना, यानी कि गति को जो है वो कंट्रोल करना। अच्छा, सस्पेंशन सिस्टम जो होता है ना पैरासाइट, तो ये मिलने वाले जो गाड़ी में जो झटके लगते हैं ना उनको कवर कर लेता है। ठीक है, इससे कम झटके फील होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। तो आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। आपको जो है क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा है, और ये क्वेश्चन मेरे बनाए हुए नहीं हैं, हाल फिलहाल में जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन जो है आपके उठाए गए हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।